हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपकी जो तैयारी है प्रीलिम्स की बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को एनरिच करने के लिए निम्बस आईएएस एकेडमी आपके लिए लेके आया है प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी डिस्कशन सीरीज। इसमें हम टोटल के 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2014 में जो हिस्ट्री के एंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था ये कब तक रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, the first world war when Indian troops were needed by the British and the partition was ended। कि जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रूप्स की जरूरत थी और उन्होंने क्या किया, इस पार्टीशन को खत्म करके यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी लगाई हुई थी उसका इस्तेमाल कर लिया वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। कि जब 1911 में 1911 में दिल्ली का दरबार सजता है तो वहां पे किंग जॉर्ज 5 जो आते हैं इंग्लैंड के, वो क्या करते हैं, इस पार्टीशन को खत्म कर देते हैं। तीसरी स्टेटमेंट, गांधी जी लॉन्च्ड हिज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कि 1930 में जाके गांधी जी के द्वारा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया और उसी के साथ इस पार्टीशन को खत्म कर दिया गया। और फोर्थ स्टेटमेंट है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकेम्स ईस्ट पाकिस्तान। कि ये पार्टीशन एट द एंड 1947 में जाके खत्म होती है जब इंडिया आजाद होता है और इंडिया का विभाजन होता है पाकिस्तान एंड इंडिया में, राइट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1911 के अंदर इस पार्टीशन को खत्म किया गया था जब दिल्ली का दरबार सजाया गया, जिसमें दो मेजर हमारे पास अनाउंसमेंट्स आती हैं। पहली तो ये कि बंगाल को जो विभाजित किया गया था उसको खत्म किया जाता है, मतलब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को दोबारा से जोड़ दिया जाता है। और दूसरी चीज कि जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये दिल्ली के दरबार की पिक्चर है जहां पे किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी जो है वो इंडिया में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज ऑफ। तो जो 1929 का लाहौर सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन इसको माना जाता है। क्यों, क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ था इस सेशन में। फर्स्ट स्टेटमेंट, अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वराज की बात कर रहे हैं कि स्वराज को एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल जो है वो डिसाइड किया गया इस सेशन के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज गोल ऑफ द कांग्रेस। एक स्वराज है, एक है पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहां पे की जा रही है, राइट। तीसरा हमारे पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, मतलब 1920 में जो मूवमेंट आई थी, क्या कोई चांस है कि 1929 में उसको लॉन्च किया गया होगा, ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। देन डिसीजन ऑफ द पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में करवाई गई साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करेगी कांग्रेस, इस चीज का डिसीजन यहाँ पे लिया गया। तो चारों स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो स्वराज एज अ गोल डिक्लेयर किया गया था 1906 के कलकत्ता सेशन के अंदर। सो पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकती। तीसरी स्टेटमेंट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लॉन्च की बात कर रहे हैं तो वो 1920 में हुआ था, ये भी नहीं हो सकती। चौथी स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया था, बट रियलिटी इज कि पार्टिसिपेट ना करने का डिसीजन लिया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है इस सेशन के दौरान डिक्लेयर किया जाता है एज अ गोल ऑफ कांग्रेस। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे दैट वाज जवाहरलाल नेहरू, राइट। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस सेशन के बाद एक स्टेटमेंट भी निकाली जाती है जो उस टाइम के न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिख रही है। नेहरू बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके की पावर का हमें इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे,
पूर्ण स्वराज को अटेन करने के लिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें द गदर वॉज, गदर के बारे में आपने सुना होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या चीज थी? तो 4 स्टेटमेंट है। नंबर 1, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन है इंडियंस की जिसके हेडक्वार्टर्स आपको सैन फ्रांसिस्को में देखने को मिले। सेकंड स्टेटमेंट, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फॉर सिंगापुर। सिंगापुर से इसको ऑपरेट किया जा रहा था और एक नेशनलिस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम कर रही थी। तीसरी स्टेटमेंट, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन। बर्लिन जर्मनी से इसको मैनेज किया जा रहा था और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। फोर्थ स्टेटमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर्स एट तशकंद। तशकंद उज्बेकिस्तान में इसके हेडक्वार्टर्स थे और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट को चला रही थी इंडिया के अंदर। तो हमें पता है कि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं दोज वर इन सैन फ्रांसिस्को और ये जो है एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर रही थी। कहां पे बैठे हुए? नॉर्थ अमेरिका के अंदर, राइट। तो इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जब गदर की हम बात करते हैं, इट वाज अ न्यूज़पेपर जो खास तौर पे इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रमोट करता था और उसी पेपर के नाम के ऊपर इस पार्टी का नाम भी, इस एसोसिएशन का नाम भी गदर पड़ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लामेशन। तो यहां पे क्वीन विक्टोरिया की जो प्रोक्लामेशन है, क्वीन विक्टोरिया का जो डिक्लेरेशन है, ये हमें देखने को मिलता है 1858 में, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं उसके? नंबर 1, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स द इंडियन स्टेट्स। मतलब क्वीन विक्टोरिया इस डिक्लेरेशन में बोलती हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कब्जा करने का। नंबर 2, टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको पहले कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज कर रही थी, अब उसको कौन मैनेज करेगा? ब्रिटिश क्राउन, मतलब इंडिया डायरेक्टली कॉलोनी बन जाएगा ब्रिटेन की। थर्ड, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है उसको रेगुलेट करना है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो यहाँ पे खत्म ही कर दिया जाएगा आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसके ट्रेड को रेगुलेट करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। करेक्ट आंसर ही पूछा गया था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो दिस वाज द डिक्लेरेशन जो कि क्वीन विक्टोरिया के द्वारा 1858 में निकाला जाता है, जिसके बेसिस के ऊपर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है जो बात करता है कि इंडियंस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम इंक्लूड करना चाहते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर सेटअप करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। द रेडक्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू। जो रेडक्लिफ कमेटी हमें फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान देखने को मिली, किस काम के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको अपॉइंट किया गया? स्टेटमेंट नंबर 1 है सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। सो इंडिया में माइनॉरिटी इशू जो चल रहा था उसके ऊपर ये कमेटी बनाई गई। सेकंड है गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल। जो इंडिपेंडेंस बिल और एट द एंड इंडिपेंडेंस एक्ट आता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया। सी डिलिमिट बाउंड्रीज बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान की बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए इसको बनाया गया। या फिर इंक्वायर इनटू द राइट्स ऑफ ईस्ट बंगाल। जो 1946-47 में बंगाल के अंदर हमें दंगे देखने को मिले, उसकी इंक्वायरी के लिए इसको बनाया गया। सो कायरल रेडक्लिफ की ये जो कमेटी है, हमें पता है कि माउंट बैटन के पार्टीशन प्लान के बाद बनाई जाती है और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करना। सो इट वाज अ बाउंड्री कमेटी, बाउंड्री कमीशन, जिसने क्या है इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो डिसाइड किया है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिडिवल इंडिया, इन द मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन ऑफ महात्रा एंड पताकिला वर यूज्ड फॉर। दो डेजिग्नेशन है और ज्यादातर क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम के अंदर पूछे जाते हैं मिडिवल इंडिया के, उन क्वेश्चंस में खास तौर पे आपको देखने को मिलेंगे टाइटल्स के ऊपर या कुछ डेजिग्नेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका महात्रा एंड पतकिला है
ये डेजिग्नेशन किसकी हुआ करती थी? नंबर 1 इट वाज मिलिट्री ऑफिसर्स, या फिर विलेज हेडमैन, या फिर स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, या फिर चीफ्स ऑफ द क्राफ्ट गिल्ड। तो अगर आप मिडिवल इंडिया को पढ़ते हो तो वहां पे जो हेडमैन है, हेडमैन को ये जो डेजिग्नेशन है दैट इज महत्रा एंड पतकिल्ला की डेजिग्नेशन दी जाती थी। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो टाइटल्स है मिडिवल इंडिया के या एंशिएंट इंडिया के, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉस। अब इबादत खाना मतलब जो पॉलिसीज हैं आपकी मुगल्स की, जो आर्किटेक्चर है, जो मॉन्यूमेंट्स है, जो क्या है मुगल्स के टाइम पे बनाए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इबादत खाना क्या था? तो इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 स्टेटमेंट, द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, मतलब एक ऐसी मस्जिद थी जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या रॉयल फैमिली ही इस्तेमाल करती थी। नंबर 2 अकबर्स प्राइवेट चैम्बर प्रेयर, सिर्फ और सिर्फ अकबर के लिए प्रेयर करने के लिए ये जो चैम्बर है ये बना हुआ था। सी देखो, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के जो स्कॉलर्स थे उनके साथ अकबर इबादत खाना में बैठकर डिस्कशंस किया करते थे, रिलीजियस डिस्कशंस। और 4th स्टेटमेंट है, द रूम इन विच नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर टू डिस्कस द रिलीजियस अफेयर, एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जहां पे सिर्फ नोबल्स, मतलब जो अच्छे खासे अमीर लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हैं, वो वहां पे इकट्ठे होंगे और धार्मिक डिस्कशंस करेंगे। तो अगर हम इबादत खाना की बात करते हैं तो इट वाज अ हॉल जहां पे क्या है, अकबर अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स के साथ, चाहे बुद्धिस्ट धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, उनके साथ डिस्कशंस यहाँ पे करवाया करते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इबादत खाना की अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाया गया था 1575 के दौरान, और ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपके इबादत खाना को ही दर्शाती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following kingdoms were associated with the life of Buddha? So गौतम बुद्धा की लाइफ के साथ कौन कौन से किंगडम्स, कौन कौन से महाजनपद जो है वो रिलेटेड है? अवंती, गंधार, कौसाला एंड मगध, 4 आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं। तो इसमें जो कौसाल एंड मगध है ये ऐसे किंगडम्स हैं जहां पे बुद्धा ने अपनी लाइफ टाइम के दौरान, आप बोल सकते हो, विजिट्स की हैं, अलग अलग यात्राएं आप बोल सकते हो इन महाजनपदास में की है। अवंती एंड गंधार के अंदर भी आपको बुद्धिज्म देखने को मिलेगा, लेकिन खास तौर पे आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए 3 and 4 ओनली, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एसोसिएटेड विद बुद्धा, नॉट बुद्धिज्म, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3 and 4, दैट इज कौसाल एंड मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस बताई गई हैं, गुजराती, कन्नड़ एंड तेलुगु। ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से पूछा गया है। पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द अबव हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। इन तीनों में से कौन सी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? तो इसमें जो कन्नड़ एंड तेलुगु है, इन दोनों भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 3। अगर हम इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। उसमें सबसे पहले है तमिल इन 2004, देन है संस्कृत इन 2005, देन है कन्नड़ इन 2008, देन है तेलुगु इन 2008, मलयालम इन 2013 एंड लास्ट एंड मोस्ट रिसेंट है ओडिया इन 2014, राइट। और ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आपको 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखने को मिलेंगी। और क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्राइटेरिया होगा, वो आपको कौन बताएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। 4 टाउन्स के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 है आपके पास भद्रचलम, दूसरा है चंदेरी, तीसरा है कांचीपुरम एंड चौथा है करनाल। पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द अबव आर फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज और फैब्रिक। इन चारों टाउन्स में से कौन से
बहुत ज्यादा फेमस है ट्रेडिशनल साड़ीज के लिए। तो आपने सुना होगा चंदेरी एंड कांचीपुरम, चंदेरी की साड़ी एंड कांचीपुरम की साड़ी। टोटली आप बोल सकते हो कल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। चंदेरी एंड कांचीपुरम की साड़ी जो है बहुत ज्यादा मशहूर है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। सो कल्चर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ट्रेडिशन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट पोर्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्रिया डांस फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सत्रिया डांस फॉर्म आपको कहां पे देखने को मिलेगी, असम के अंदर, राइट। तो यहां पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, सत्रिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। इसमें आपको म्यूजिक भी देखने को मिलेगा, डांस भी देखने को मिलेगा एंड ड्रामा भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। नंबर 2, इट इज सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। वैष्णवाइट्स यहाँ पे खास तौर पे आप बोल सकते हो श्री राम एंड कृष्ण के जो अवतार हुए हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो ड्रामाज यहाँ पे आपको दिखाए जाते हैं, स्टोरीज खास तौर पे कृष्ण के साथ रिलेटेड स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी, और असम के अंदर ये जो डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागाज एंड ताल्स ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। तो क्या ये तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई के जो दोहे हैं या फिर जो ताल है या फिर जो आप बोल सकते हो राग है उनके ऊपर बेस्ड होता है, उनका इस्तेमाल करके इन डांस फॉर्म्स को परफॉर्म किया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो शंकर देव जो कि असम के ही रेजिडेंट थे, शंकर देव के द्वारा ही मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करें सत्रिया जो डांस है इसको इवैल्यूएट किया गया है, और उनके ही जो सॉन्ग्स हैं, जो कॉम्पोजिशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि तुलसीदास, कबीर या फिर मीराबाई का। तो थर्ड हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द पिक्चर। पहले अगर हम बात करें सत्रिया डांस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल जो है वही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन रिसेंट ईयर्स में आप बोल सकते हो कि फीमेल की पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन जो है हमारा, विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलारी पत्तियों। सो कलारी पत्तियों की ये क्या चीज है? तो चार स्टेटमेंट दी गई हैं। नंबर 1, it is an ancient bhakti cult of Shaivism still prevalent in some parts of South India। कि ये भक्ति कल्ट है जो क्या है, शिव जी की भक्ति के साथ रिलेटेड है और आज भी आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। सेकेंड स्टेटमेंट, it is an ancient style of bronze and brass work still found in the southern parts of Coromandel coast। तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हो आर्ट है, ब्रॉन्ज एंड ब्रास का ये वर्क हमें आज भी देखने को मिलता है कोरोमंडल में, मतलब मद्रास का जो रीजन है, जो कोस्टल एरिया है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। सी स्टेटमेंट देखो, इट इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस एंड ड्रामा एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालाबार। तो आज भी आपको ये मालाबार के नॉर्दर्न रीजन में, मतलब जो कर्नाटका एंड केरला का बॉर्डर वाला एरिया, वहां पे देखने को मिलता है, और ये डांस एंड ड्रामा है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज एन एंशिएंट मार्शियल आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कलारी पत्तियों की, सो कलारी पत्तियों क्या है, आपका मार्शियल आर्ट फॉर्म है, एंशिएंट मार्शियल आर्ट फॉर्म है, जो आज भी आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। दिस इज द पिक्चर ऑफ कलारी पत्तियों। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, a community of people called Manganiyars well known for their। so again आप बोल सकते हो कि डेजिग्नेशन या कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो आपके मंगनियार्स हैं ये किसके साथ रिलेटेड है, क्या इनका मेजर कंट्रीब्यूशन हमें कल्चर के अंदर देखने को मिलता है। नंबर 1 स्टेटमेंट, मार्शियल आर्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मार्शियल आर्ट है ये। नंबर 2, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब राजस्थान वाला जो रीजन है खास तौर पे, वहां पे ये एक म्यूजिकल ट्रेडिशन है। थर्ड है क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया।
साउथ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है। एंड फोर्थ है पितृदौरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया। पितृदौरा जो खास तौर पे मुगल आर्किटेक्चर के साथ रिलेटेड है, ये जो आपका है ये खास तौर पे सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट इज म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आपने इस नाम को शायद ना सुना हो, लेकिन इस तरीके के लोग, इस तरीके का म्यूजिक आपने जरूर देखा होगा। खास तौर पे राजस्थान एंड गुजरात के कुछ रीजन्स में आपको ये देखने को मिलेगा, बट खास तौर पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राजस्थान में ये ट्रेडिशन आपको देखने को मिलता है। और ये जो म्यूजिकल ट्रेडिशन है बहुत ज्यादा फेमस भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीजक इज कंपोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। क्या दादू दयाल की जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल करके जो बीजक ग्रंथ है इसको बनाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। बीजक के बारे में आपको आई होप पता होगा, इट इज रिलेटेड टू कबीर, राइट। सो संत कबीर के साथ ये रिलेटेड है, ना कि संत दादू दयाल के साथ। नंबर 2 स्टेटमेंट, द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके की फिलॉसफी है जो खास तौर पे कृष्ण की भक्ति के बारे में बात करती है। और जिस तरीके की भक्ति मार्ग आप बोल सकते हो भगवत गीता के अंदर बताया गया, कहीं ना कहीं वही है आपका पुष्टि मार्ग। वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। क्या इसको माधवाचार्य के द्वारा लाया गया था, बोल सकते हो इवॉल्व किया गया था? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग जो है इसकी फिलॉसफी दी गई है। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि करेक्ट पूछा गया था, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं आंसर हमारा हो जाएगा डी। जब हम बात करते हैं बीजक की, सो कबीर का ये ग्रंथ है जिसमें कबीर की टीचिंग्स को खास तौर पे लिखा गया है, राइट। तो इस चीज को आपने याद रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आप यूपीएससी के बैच की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैच आपको निम्बस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। किसी भी तरीके की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज निम्बस एकेडमी IAS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रेपरेशन।